हेलो टू एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए गाइज आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश है खिलजी वंश, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जानेंगे सबसे पहले कि खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। ऐसे दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको दूंगा। तो पहले ही बता देता हूं कि दिल्ली सल्तनत में है जो कुछ राजवंशों ने शासन किया जिसका नाम है गुल खिलातो सैयद लोदी। ठीक है, तो ये 5 से 6 राजवंश हैं वो है जो दिल्ली सल्तनत में है जो शासन किया है और वहां से क्वेश्चंस आपको बनता है, उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का एक इंपॉर्टेंट शासक है खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो खिलजी वंश का शासन है जो 1290 से 1320 ईस्वी तक के मध्य रहा था। ठीक है, तो गुलाम वंश का एक शासक था, यानी कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके है जो खिलजी वंश की स्थापना की गई है। ठीक है, कब किया गया, तो 13 जून 1290 ईस्वी को है जो खिलजी वंश के एक शासक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि बताइए खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा है जो खिलजी वंश की स्थापना की गई है। आप लोग याद रखिएगा। कहता है इसने किलोखरी की को अपना राजधानी बनाया, यानी खिलजी वंश के जो शासक था इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो किलोखरी को है जो इसने अपना राजधानी बनाया। यह आप लोग याद रखिएगा कि खिलजी वंश के शासक है जलालुद्दीन खिलजी, इसने कहाँ अपना राजधानी बनाया, तो किलोखरी में है जो अपना राजधानी बनाया। अतः अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल है जो 1297 से 1306 ईस्वी के मध्य रहा। ठीक है, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका शासन काल है जो 1297 से 97 से 1306 ईस्वी के मध्य रहा। मंगोलों के 6 आक्रमण हुए, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय टाइम पीरियड पर अगर हम देखें तो उस समय मंगोल के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण मंगोल के द्वारा जो किया गया था 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मंगोल का प्रथम आक्रमण, तो 1297 में कादर खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, और दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में हुआ था। किसका नेतृत्व में हुआ था, दिल्ली सल्तनत पर दूसरा आक्रमण मंगोलों का, तो 1298 में सल्दी के नेतृत्व में हुआ। और तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुगु ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ है दिल्ली सल्तनत पर। और चौथा आक्रमण है जो 1303 ईस्वी में तागी के नेतृत्व में हुआ। और पांचवा आक्रमण है जो 1305 ईस्वी में अली बेग और तरकाक के नेतृत्व में हुआ। और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबालामंद के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत पर हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत पर जो अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में यानी कि 1297 से 1306 ईस्वी के बीच में है जो छह आक्रमण हुए। और यह आक्रमण है जो अलग अलग शासक के द्वारा किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है तो आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्लास हैं या बीपीएससी, बिहार सचिवालय सहायक, एनटीपीसी और जो भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कथा अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु है जो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कब हुई अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है जो 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है, एक है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यह एक क्या था, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर तो बैठा, खिलजी वंश का शासक तो था, लेकिन इसे नग्न स्त्री यानी कि जो वेश्यावृत्ति की स्त्री है और जो पुरुष है उसका संगति से बहुत पसंद था। कहता है मुबारक खिलजी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ठीक है, जो मुबारक खिलजी है उसके बारे में बताया जा रहा है आप लोगों को कि वो ऐसा राजा था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद वह जब शासक बना दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का, तो वह एक क्या एक तो अयासी कह सकते हैं हम लोग कि अयासी क्रम के राजा था वह दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का। कहता है मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। किसका उपाधि धारण किया था, तो मुबारक खान ने है जो खलीफा की उपाधि धारण किया था। कहता है मुबारक के वजीर
खुसारो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, मुबारक खां के जो वजीर था खुसारो, उसने खुसारो खां ने है जो क्या किया, 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को है जो मुबारक खां को मार देता है और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। खुसारो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। किसका उपाधि धारण किया खुसारो खां ने? तो पैगंबर के सेनापति का उपाधि धारण किया था। कहता तुगलक वंश, इसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तुगलक वंश है जो तुगलक वंश का शासन पीरियड है यानी टाइम काल है दिल्ली सल्तनत में, वह 1320 से 1398 ईस्वी तक के रहा है। ठीक है, तुगलक वंश का शासनकाल ये आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि बताइए तुगलक है जो दिल्ली सल्तनत का एक तुगलक राजवंश है, उसका शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो वह 1320 से 1398 ईस्वी के मध्य रहा है। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, यानी कि उसने किसकी हत्या की? तो जो मुबारक खां का जो वजीर था खुसरो खां, उसकी हत्या कर दिया। किसके द्वारा किया गया? तो मलिक गाजी के द्वारा किया, यानी गाजी मलिक के द्वारा किया गया। उसने है जो उसको पराजित कर दिया और गाजी यानी तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को है जो दिल्ली सल्तनत के यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कहता है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कार्यान्वित 4 योजनाएं हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से 4 योजनाएं चलाई थी, इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि एपीसीएस का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कहता है द्वाब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब? तो 1326 से 1327 ईस्वी के मध्य। राजधानी इसने परिवर्तित किया कब? तो 1326 से 1327 ईस्वी के मध्य है जो इसने राजधानी को भी परिवर्तित किया। सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था 1329 से 30 ईस्वी के मध्य। और खुरासान एवं कराचिल का अभियान इसी के द्वारा किया गया था, यानी कि मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। कहता है गयासुद्दीन तुगलक ने, यहाँ आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है क्या, कि जो गयासुद्दीन तुगलक था इसके समय में ही इसके समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया गया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा तो जो क्या किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो लिया गया था अमीरों की भूमि, उसको पुनः इसने क्या कर दिया, लौटाना शुरू कर दिया। किसको? तो अमीर को। कथा इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, किसने कराया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। किसका? तो सिंचाई व्यवस्था के लिए है जो कुएं और नहर का निर्माण करवाया। संभवतः नगरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। ठीक है, यानी कि जो नगर है उसको बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शासक है। कौन? तो गयासुद्दीन। ठीक है, इसके बारे में इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बन रहा है, कहता है गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक है यह दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर है जो तुगलकाबाद नामक एक नया नगर की स्थापित किया था। तो पूछता है कि तुगलकाबाद जो नगर है इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ था। ठीक है, जो तुगलकाबाद दुर्ग है जो नगर है, इसमें एक रोमन शैली में निर्मित दुर्ग को निर्माण किया गया था, करवाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसे? तो 56 कोट का दुर्ग है जो कौन से शहर में स्थित है? तो तुगलकाबाद शहर में स्थित है, जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। यह आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु है जो 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। ठीक है, क्या था कि जब गयासुद्दीन तुगलक है जो बंगाल अभियान के लिए निकला था, तो बंगाल अभियान उसने सफलतापूर्वक कर लिया था और बंगाल अभियान से जब लौट रहा था तो उसके ही एक मंत्री संतरी थे। कौन? तो जूना खां। उसके द्वारा जो निर्मित है लकड़ी का महल है वह गिर गया और इसमें है जो गयासुद्दीन तुगलक का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। कहता है गयासुद्दीन के बाद उल्गू खां और जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, कौन बैठा गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद? तो उल्गू खां और जूना खां है जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से है, जो 1325 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा था। तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह सभी इस क्लास को हैं जो एक बार शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें, और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे गाइस।
कहता है मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ठीक है, जितने भी मध्यकालीन जो तुगलक वंश के जो शासक था उसमें सबसे अधिक शिक्षित और योग्य जो था वह कौन था, तो यही था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। यह विद्वान था यानी योग्य व्यक्ति था। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील एवं पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया है। तो क्वेश्चन एक पूछता है क्या कि बताइए तुगलक वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसको स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिचासु कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। इसी का नाम है एमबीटी, हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। एक तो योग तो था ही, लेकिन इसका जो स्वप्न था वह कई प्रकार के थे और ये अपने पूरा करता था, इसलिए इसे पागल सन की बादशाह का भी उपाधि धारण इसने किया। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। तो ये भी पीसीएस का यानी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए तुगलक वंश का ऐसा कौन सा शासक है जो कृषि के विकास के लिए अमीर कोही, इसका तो अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की है। तो बात है एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक था। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा था। ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने है जो दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी दिल्ली, उसको स्थानांतरित करके कहाँ लेके चला गया, तो दौलताबाद लेके चला गया। ठीक है, देवगिरी लेके चला गया, जिसका नया नाम रख दिया दौलताबाद। क्या रखा था, तो दौलताबाद रखा था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट बन रहा है यहाँ कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक है जो अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जोड़े में और दूसरा गर्मी में, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में, यानी पहनने के लिए जो पोशाक था वह हमेशा दिया करता था अपने मलिक को। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि डाकू प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल, सॉरी डाक है, डाकू नहीं है, डाक प्रबंधन के द्वारा है जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। क्या मंगवाया जाता था खाने के लिए, तो खुरासान से उसके लिए डाक की व्यवस्था थी। इसके समय में वहां से ताजे फल को मंगा लिया जाता था और है जो गंगा जल को मंगा के वो पीता था। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। कहता है इसके वही बारे में कहा गया कि सांकेतिक मुद्रा का है जो सबसे पहले चलन है जो दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा किया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। इसने कांसा यानी फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए। ठीक है, इसने कौन कौन से सिक्के चलवाए, तो कांसा और तांबा के सिक्के चलवाए। किसके अनुसार, तो कांसा के सिक्का चलाया था फरिश्ता के अनुसार, और जो तांबा का सिक्का है इसने बरनी के अनुसार ये चलाया था। उसके द्वारा जो कृत्य लिखे गए हैं उनमें यह रचना की गई है। कहता है जिनका मूल्य चांदी के रुपया टाका के बराबर होता था। ठीक है, जिसका मूल्य किसके बराबर होता था, तो जो चांदी का रुपया है टाका उसके बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दिया। ठीक है, किसके द्वारा है जो मोहम्मद बिन तुगलक को मनी अर्स की संज्ञा दी है गई है, तो ये सॉरी प्रिंस ऑफ मोनियर्स की संज्ञा दी गई है, तो एडवर्ड थॉमस के द्वारा दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है क्या कि जो सांकेतिक मुद्रा है इसका प्रयोग चीन के कबुलाई खां एवं ईरान के गज्जन खां नामक एक मंगोल शासक ने किया था। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कहने का मतलब है जो सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था उसका सबसे पहले प्रयोग है जो कबुलाई खां के द्वारा, जो चीन का क्या था शासक था, और ईरान के गज्जन खां नामक एक मंगोल शासक था उसके द्वारा किया गया था। कहता है अफ्रीकी यात्री आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन रहा है यहाँ से कि बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यानी टाइम पीरियड पर है जो दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया था, तो इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। क्यों किया गया था, तो वह अफ्रीकी यात्री था और मोरक्को से आया था, इसीलिए उसे काजी नियुक्त कर लिया गया था। और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। ठीक है, तो पीसीएस का क्वेश्चन है ये पूछा गया है क्या कि बताइए ऐसा कौन सा यात्री है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपना काजी नियुक्त किया
और उसको है जो दिल्ली सल्तनत के का काजी नियुक्त किया और साथ में अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था, तो वह इब्न बतूता था। यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, पॉइंट बन रहा है क्या कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रिहला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों, ठीक है, विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है, ठीक है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का भी वर्णन किया है। इसके कथा अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। यानी कि रेहला में ये बताया गया है कि गुप्तचर विभाग अच्छा था, यानी दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, यानी सल्तनत काल में, यानी कि और उस समय क्या था, तो जो सती प्रथा थी वह भी चला है, उसका वर्णन किया गया है रेहला नामक पुस्तक में। और इसके लिए सती होने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ती थी, तो राजा से, सुल्तान से है जो अनुमति लेनी पड़ती थी। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नस्कबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो जिया नकसवी नामक एक व्यक्ति है दिल्ली सल्तनत का, जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला को है जिसने क्या किया, तो फारसी में अनुवाद किया था। यह आप लोग याद रखेंगे। कहता है इस पुस्तक का नाम तुतीनामा है। क्या है उस पुस्तक का नाम, यानी कि जिया नक्शी के द्वारा जो संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया गया संस्कृत का जो पहला सृष्ट, उसका नाम क्या है, तो तुतीनामा है, जिसमें एक तोता एक ऐसी बिरहिरनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। तो ये भी पूछेगा कि बताइए तुतीनामा में किसकी कथा है, तो ऐसा कथा है उसमें कि ऐसी बिरहरनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है मोहम्मद बिन तुगलक से कि मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु से अपना दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था, ठीक है। तो कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु है जो 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल है, वहां पर उसकी मृत्यु हो गई 20 मार्च 1351 को। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। जब तुगलक का टाइम पीरियड आता है, यानी सल्तनत काल चल ही रहा होता है 1336 ईस्वी में, कि उसी समय हरिहर और बुक्का नामक दो भाई है जो मिलके क्या किया, एक दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया विजयनगर की, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कर दी। यानी कि जब तुगलक काल भारत में चल रहा था, यानी जिस समय तुगलक है दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था, उस समय जो दक्षिण भारत है वो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य में क्या हो रहे थे, तो वहाँ पे दक्षिण भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य का उदय हो रहा था। कहने का मतलब ये है, तो देखिए अभी तक दो राज्य है जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही है जो स्वतंत्र हो चुका है। यहाँ कहता है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु की पर इतिहासकार बादवायूनी ने लिखा है। किसने लिखा है, तो इतिहासकार एक बादवायूनी है, उसने लिखा है, क्या लिखा, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, क्या है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा गया है क्या बादवायूनी के द्वारा, कि जो जनता है उससे सुल्तान से मुक्ति मिल गया और सुल्तान को है जो जनता से मुक्ति मिल गया। अब ये क्यों कहा गया, तो वह बार बार उठपटांग काम करता था, यानी दिल्ली सल्तनत का एक तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था और विद्वान था ही, लेकिन उसका कोई भी योजना है जो सक्सेस नहीं होता है, इसीलिए जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह कहा गया अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को मुक्ति मिल गई। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक, तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा कौन सा है, यानी सुल्तान जिसने है जो शेख मुजाउद्दीन चिश्ती के दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये किसका शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीर मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकुद्दीन
अजूधन में, शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनाए। ठीक है, इनके द्वारा कौन कौन सा मकबरा बनाया गया? तो बदायूं के द्वारा ये लिखा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं के मीरन मुल्हिम पर, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान के शेख रुकनुद्दीन अजूधन के शेख जो मुल्तान के हैं, इन सभी संतों के कब्र पर मकबरे बनाए थे। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक? तो ठट्टा के नजदीक है, जो 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक है जो दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमनी की उपाधि दी गई। ठीक है, यानी कि जो FST है यानी फिरोज शाह तुगलक है, उसे कौन सा उपाधि मिला? तो उसे कासिम अमीर उल मोमनी की है जो उपाधि दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था खलीफा के द्वारा। ठीक है, जब बगदाद के खलीफा होते थे उनके द्वारा दिया गया था। और दिल्ली, तो एक क्वेश्चन और बनते हैं क्या है यहाँ से, क्या होता है दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो हुआ था FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। कहा गया है फिर कि राजस्व व्यवस्था में के अंतर्गत फिरोज ने अपनी शासनकाल में है जो 14 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज यानी लगान, खुमस यानी युद्ध में लूटे गए लूट का माल, जजिया एवं जकारत को वसूल करने का आदेश दिया। ठीक है, FST के द्वारा जो उस समय जो 24 प्रकार के कष्टदायक पब्लिक पर कर लगाए जाते थे, उस सभी को समाप्त करके है जो 4 प्रकार के कर लगाया गया। कौन कौन लगाया गया? कौन कौन सा कर है? वह तो खारासान है यानी लगान है, खुमस यानी युद्ध में लूट का माल है, और साथ में है जो जजिया है वो बहुत दिनों तक चला था, जजिया कर है, और जकात को है जो वसूल करने का आदेश दिया गया था। किसके द्वारा? तो FST के द्वारा दिया गया था, यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिया गया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ठीक है, यानी इससे पहले जितने भी शासक आए यानी कि दिल्ली सल्तनत में, तो वो उन सभी शासक ने जो है ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया था। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक आया, उसने क्या किया कि जजिया कर लगा दिया, पुनः से किस पर? ब्राह्मण पर लगा दिया, यानी कि लगाने वाला पहला शासक बन गया। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। तो इसके द्वारा एक सिंचाई कर भी लगाया गया था जो उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। और यह किसके द्वारा लगाया गया? तो फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। करा फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नगरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कितने नगर का निर्माण कराया गया था? तो 5 बड़ा बड़ा नगर का निर्माण कराया गया था। फिरोज तुगलक ने है जो 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। यानी कि फिरोज तुगलक ने है जो 5 बड़े नगरों का तो निर्माण कराया और 300 नए नगरों का भी निर्माण कराया था, जिसका जो प्रमुख नगर है वह कौन सा है? हिसार है हरियाणा में, फिरोजाबाद है दिल्ली में, फतेहाबाद है, जौनपुर है और फिरोजपुर है। ये सब निर्माण है जो इंपॉर्टेंट शहर है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया। कहता है इसके शासनकाल में खरीजाबाद यानी टोपरा गांव का एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। यानी FST के समय में ही, यानी गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में है, सॉरी फिरोज शाह तुगलक के ही समय में है, जो अशोक कालीन यानी मौर्य कालीन जो अशोक का जो शिलालेख है, सॉरी शिलालेख नहीं स्तंभ लेख है, उसे लाकर दिल्ली टोपरा गांव से और मेरठ के जो अशोक स्तंभ लेख है उसको दिल्ली में स्थापित करवाया गया था। कहता सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक है जिसमें महिलाओं और विधवाओं और लड़कियों के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की गई है? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। तो दोनों सवाल में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सवाल PCS का बनता है। नेक्स्ट जो सवाल है, कहता है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय में ही थी। ठीक है, जितने भी यानी कहने का मतलब है दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए, उन सभी सुल्तानों में जो दासों की संख्या रखते थे उनसे कई ज़्यादा दासों की संख्या किसके शासनकाल में था?
तो ये था गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था, यानी कि उसके समय में था। कहता दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए दीवान ए बदगान नामक संस्था की स्थापना की, नए विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, और इसने ही सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। यानी जो सेना में लोग जाते थे उस यानी किसी के माता पिता अगर सेना में हैं तो उसका बेटा भी सेना में ही जाएगा, यानी इसको वंशानुगत बनाने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। कहता इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसका एक आत्मकथा लिखा गया है, फतुहात ए फिरोज शाही, उसी के द्वारा लिखा गया। कहता इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज फिफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। किसको किसको इसने अपना संरक्षण प्रदान किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज को है जो इसने संरक्षण प्रदान किया था। कहता है इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालयों से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवा दिया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा है जो ज्वाला मंदिर को लूटा गया, ज्वाला मंदिर को पुस्तकालयों को लूटा गया, जिसमें 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करा दिया। किसने? तो फारसी में अनुवाद कराया गया था। कहता इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद एवं बिख कहा जाता है। ठीक है, इसने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चांदी और तांबे से जो मिश्रित सिक्के हैं उसका है जो बहुत भारी संख्या में निर्माण करवाया गया, यानी जारी करवाया गया, जिसे आद एवं बिख कहा जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासन टाइम पीरियड पर। कहा फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु है जो सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1388 ईस्वी में हो गई थी। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। ठीक है, फिरोज काल का जो निर्मित मकबरा है खान ए जहां तेलंगानी, उसके मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के जो मस्जिद है उनसे किया जाता है, यह आप लोग याद रखिएगा। कहता है सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने कराया था? तो सुल्तान फिरोज खान ने दिल्ली में कोटाला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। कौन है? तुगलक वंश का अंतिम शासक है जो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली के से पालम तक ही रह गया था। ठीक है, कहता तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में है जो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो दिल्ली किसके शासनकाल में है जो दिल्ली पर आक्रमण किया गया 1398 में? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में है जो तैमूर लंग के द्वारा है जो दिल्ली पर आक्रमण किया गया था 1398 में, आप लोग याद रखिएगा। कहता नसरुद्दीन के समय में ही मलिकुसर्क यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, तो मलिक सरवर द्वारा जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश के बारे में जान लेते हैं। तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड रहा है वह 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। आप लोग याद रखिए, कोई लंबा टाइम पीरियड इसका नहीं रहा सैयद वंश का। लेकिन दिल्ली सल्तनत ही अभी चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में जो वंश हैं गुल खिलातो सैयद लोदी 5 राजवंशों ने है जो शासन किया है। उन 5 राजवंश में एक था सैयद वंश। ठीक है, कहता सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां था। कौन था सैयद वंश का संस्थापक? तो खिरिज खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। ठीक है, यानी जो दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए वह सभी सुल्तान की उपाधि धारण करना चाहते थे, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला की उपाधि से ही ये खुश रहा। कहता है खिरिज का तैमूर लंग का सेनापति था। किसका था सेनापति? तो तैमूर लंग का ये है जो सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिरिज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, कहाँ कहाँ का शासक नियुक्त किया था खिरिज खां को तैमूर लंग ने? यानी तैमूर लंग जब ये सेनापति था तो उस समय जब तैमूर लंग भारत को लूट के घसोट के जब लौट रहा था तो उस समय खिरिज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपावलपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। कहा जाता है कि खिरिज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। ठीक है, यानी जो खिरिज खां किसको कर भेजता था, लगान भेजता था? तो यह नियमित रूप से जो तैमूर के पुत्र है शाहरुख उसको है जो एक कर भेजता था। ठीक है,
कहता है खरीज खां की मृत्यु है जो 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। कब हुई खरीज खां की मृत्यु? तो 20 मई 1421 ईस्वी में हुई। खरीज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की, ठीक है। उसके बाद है जो दिल्ली, कौन बैठ गया दिल्ली सल्तनत पर? तो दिल्ली सल्तनत में उसका पुत्र बैठा मुबारक खां, जिसने शाह की उपाधि धारण की। ये खरीज खां का पुत्र था। कहता है याहिया बिना अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, तारीख ए मुबारक शाही में कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कहता है यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना है जो मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक है। जो सैयद वंश का अंतिम शासक था वह कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? तो 37 वर्षों तक रहा। अब दिल्ली सल्तनत का एक और इम्पोर्टेंट राजवंश है गुल खिला, तो सैयद लोदी। अब उस समय क्या था, जैसा ही तुगलक वंश समाप्त हुआ तो तुगलक वंश को समाप्त कर दिया था खरीज खां ने, लेकिन फिर से दिल्ली सल्तनत का जो राजा है वह पलटवार करता है लोदी वंश के रूप में, और 1491 में से 1526 ईस्वी तक इसका है जो शासन काल रहा। कहता है लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, और वह है जो 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी कि खरीज खां को हराने के बाद है जो लोदी वंश आया दिल्ली सल्तनत का, ये भी शासक है। इसका जो संस्थापक है वह बहलोल लोदी है, जो 19 अप्रैल 1491 को ये बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कहता है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है, ठीक है। यह कैसा शासक था? तो यह जो लोदी वंश है यह एक अफगान शासक था, और यह दिल्ली की सल्तनत पर अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय इसी को जाता है। यानी कि किसको जाता है? तो बहलोल लोदी को जाता है। कहता है बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया। कौन से सिक्के का प्रचलन किया? तो बहलोल लोदी ने जो बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। किस नाम से पुकारता था वह अपने सरदारों को? तो मकसद ए अली कहकर है जो वह हमेशा पुकारता था अपने सरदारों को। नेक्स्ट पॉइंट है वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, ठीक है। यानी कि जो बहलोल लोदी है उसका जो सरदार जब खड़ा रहता था तो वह भी स्वयं खड़ा रहता था। कहता है बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। यानी बहलोल लोदी का पुत्र था निजाम खां, वह 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। यह आप लोग याद रखिएगा। कहता है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कि सिकंदर किसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई? तो वह सिकंदर लोदी के द्वारा है जो आगरा शहर की स्थापना की गई। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी के द्वारा ही किया गया। किसके द्वारा किया गया था गजे सिकंदरी का प्रचलन? तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। कहता है गुलरखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था, ठीक है। तो सिकंदर लोदी के द्वारा कौन से शीर्षक में कविताएं लिखा गया? तो गुलरखी शीर्षक से इसके द्वारा है जो कविता लिखा गया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया, ठीक है। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सरहिंदी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था, ठीक है। तो देखिए क्रूरता का परिचय देते आ रहा है। हमेशा से ही मुस्लिम जो शासक हैं वह हमेशा से दूसरे को सम्मान नहीं करते थे और आज भी नहीं करते हैं, वह सिर्फ अपने आप को समझते हैं। तो देखिए यहाँ क्या किया, जो सिकंदर लोदी है यानी कि जो सिकंदर लोदी है वह आगरा को अपनी राजधानी बनाया, और ज्वालामुखी के जो मंदिर है वहाँ के मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को है जो कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। आज इसीलिए जब कहा जाता है क्या कि जब मुस्लिम को सताते हैं हिंदू वाले तो कहते हैं क्या कि जे हमें सताया जा रहा है। तो एक समय था लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी ठीक है अभी मिलजुल के रहना चाहिए। अब नेक्स्ट है क्या कि दे दिया था इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। एक तरह से शासक ठीक था लेकिन इसने कुछ अपना दृष्टिकोण रखा था, यानी कि उससे इसे गलत माना जा सकता है। कहता है इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को
पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके द्वारा तो सिकंदर लोदी के द्वारा। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठ गया। यानी जैसे ही सिकंदर लोदी मरा, उसका पुत्र है जो इब्राहिम शाह, वह आगरा की गद्दी पर बैठा। कहता है संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के हत्यारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। ठीक है, यानी कि संभवतः ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा क्रूर शासक मान सकते हैं हम लोग इसे, क्या कि सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के हत्यारों मुख्यतया होली में भाग लेता था। क्या था, हिंदू का जो प्रमुख त्योहार है होली, उसमें यह क्या लेता था, भाग लेता था और हिंदू को ही हत्या करता था। ठीक है, कहता है दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भोइया ने 1515 में बनाई थी। कहता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। ठीक है, जब इब्राहिम लोदी बैठा दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर, तो वह 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसमें वह मारा गया और इसमें बाबर जीत गया। ठीक है, बाबर के द्वारा बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलता खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। किसने दिया था बाबर को भारत पर किसके लिए, तो आक्रमण के लिए निमंत्रण, तो दौलता खां लोदी और आलम खां ने दिया था। अब सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो सल्तनत कालीन जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार काम करती थी, इसको जान लेते हैं। तो कहता है केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान था। कौन था, तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया वह सुल्तान था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। ठीक है, बलबन और अलाउद्दीन के समय में ही जो है अमीर को प्रभावहीन कर दिया गया था। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में अमीर का ही बोलबाला था, तो वह लोदी वंश के शासनकाल में था। ठीक है, कहता सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया था। क्या कहा गया, तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा गया, तो मजलिस ए खलवत कहा गया है। कहता मजलिस ए खास से मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। ठीक है, मजलिस ए खास से मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बहाए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रइयों को बुलाता था। किसमें, तो बार ए खासा में बुलाता था। कहता है बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। कहाँ से, तो बार ए आजम से जो सुल्तान का राजकीय कार्यों को अधिकांश रूप से पूरा किया जाता था। कहा जाता है कि मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग कौन कौन थे सल्तनत काल में, इसको देख लेते हैं। तो वजीर प्रधानमंत्री होता था जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुसारिफ मुमालिक एक महालेखाकार होता था जो प्रांत एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय का व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजमुआदार उधार दिए गए धनों का हिसाब रखना। खाजिन कोषाध्यक्ष होता था। आरिज मुमालिक दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सर्द उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात है जो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद ए मुमलिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात दान विभाग का जो देखभाल करता था। दीवान ए बदगान दास विभाग को देखता था। दीवान ए ऐतिहासिक पेंशन विभाग को देखभाल करता था। इसी तरह से कुछ और विभाग बनाए गए थे सल्तनत काल में सुल्तान के द्वारा, जैसे दीवान ए मुख्तराज जो वित्त विभाग होता था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। दीवान ए कोई कृषि विभाग था या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था जो बलबन के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए बदगान ये था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए खैरात ये था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित किया गया था नया विभाग। दीवान ए इस्तिहाक है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नए विभाग की स्थापना की गई थी। कतर सल्तनत काल में दीवाने रियायत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग विद्वानों और धर्मांतरण लोगों को वजीफा देता था। क्या देता था, तो वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था। कौन होता था इसका प्रमुख, तो सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। किसका होता था अध्यक्ष, तो न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। कहता दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। ठीक है,
यानी कौन सा विभाग, तो दीवाने इंसा नामक जो विभाग है यह राज्य के पत्राचार से है जो संबंध रखता था। कहता साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये दूत, तो ये लोग बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। जो सुल्तान होता था उसका जो विश्वास पात्र लोग होता था उसको ही बरीद के पद पर नियुक्त किया जाता था दिल्ली सल्तनत में। कहता है लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहर तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। ठीक है, किसका निर्माण करता था, लोक निर्माण विभाग। यह दिल्ली सल्तनत में नहर और सार्वजनिक भवनों का है जो निर्माण करने का कार्य करता था। आप लोग याद रखेंगे। सल्तनत है जो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सल्तनत के जो अनेक प्रांत हैं उसको इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ के शासन को न्याय या बलि या मुक्ति द्वार होता था। ठीक है, यहाँ का जो शासक होता था वो क्या होता था, तो न्याय या बलि या मुक्ति द्वार होता था। कहता है फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है इक्ताओं को सिक्कों यानी जिलों में विभाजित किया जाता था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैन्य अधिकारी होता था। सिक्को कौन था, तो एक सैन्य अधिकारी था। तो राजस्व व्यवस्था को देख लेते हैं, यानी राजस्व भूमि कर है जो देख लेते हैं सल्तनत काल में। उस्र उस्र क्या होता था सल्तनत काल में, तो मुसलमानों के लिए लिया जाने वाला भूमि कर को उस्र कहा जाता था। ठीक है, खरास गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि को खरास कहा जाता था सल्तनत काल में। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर यानी संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था जिसे जकात कहा जाता। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। कहता है यहाँ क्या कि खमास यानी कि खमास था यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उनके सैनिक अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान कौन हुआ, सिकंदर लोदी, जो गड़े हुए खजाने का एक भी हिस्सा नहीं लेता था। या आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो सब के सब ज्यादा ही क्या करते थे, 4/5 हिस्से को ले लेते और 1/5 हिस्सा को छोड़ देते थे। कहता है सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुसारिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, आमिल क्या होता था, परगने का मुख्य अधिकारी होता था, और आमिल है जो क्या होता था, लगान वसूल करने वाला अधिकारी होता था। कहता एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी किया करता था। तो दिल्ली सल्तनत में 100 गांवों के जो शासन देखता था उसको किस नाम से जाना जाता है, शासक को, तो अमीर ए सदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, तो वह ग्राम हुआ करती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे। ग्राम एक पटवारी होता था। क्या होता था, तो ग्राम एक पटवारी होता था। इस समय सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया था। यानी दिल्ली सल्तनत में है जो सुल्तान के खास सेना को क्या नाम दिया गया था, जो सेना है अस्थाई सेना है उसको खास खेल नाम दिया गया था। कहता है फिर कि मंगोल सेना के वर्गीकरण की दर की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बना दिया गया। यानी जो मंगोल आक्रमणकारी थे उसके जो वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली है उसको सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। कहता 10 अश्वरोही को एक सर एक खैल कहा जाता था। 10 सर एक खैल को एक सिपा सलाहकार माना जाता था। 10 सिपा सलाहकार को एक अमीर माना जाता था, और 10 अमीर को एक मलिक माना जाता था, और 10 मलिक को एक खान माना जाता था। इस तरह से वो क्या था, तो बटा हुआ था। कहता है सल्तनत काल, यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा आराद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो सल्तनत काल में जो मशीन की सहायता से जो गोला फेंका जाता था उसको मंगलिक तथा आराद कहा जाता था। कथा अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। किसने किया था, इक्ता प्रथा को समाप्त, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता इक्ता प्रथा का दोबारा शुरुआत है जो फिरोज शाह तुगलक ने कर दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त किया और फिरोज शाह तुगलक FST के द्वारा है जो इसे शुरू कर दिया गया।
कतः सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुक्ता बंगाल से मंगाए जाते थे। कहाँ से मंगाया जाता? सल्तनत कालीन में अच्छी किस्म के घोड़े तो तुर्की और अरब और रूस से मंगाए जाते थे, जबकि हाथी मुक्ता बंगाल से मंगाया जाता था। कतः सल्तनत सल्तनत कालीन जो कानून है उसको शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। यानी कि उस समय का जो न्याय व्यवस्था था, यानी कानूनी व्यवस्था, तो वह शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। कतः मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कायास। ठीक है, जिसे लोग आज भी मुस्लिम लोग लेकर क्या करते हैं, तो बार बार है जो उसके लेकर चर्चाएं करते रहते हैं। और आज के जो बदलते युग में है, जो भी आज कुरान का बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है, तो इन सभी से लिया जाता है। कतः सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। कितना बार होता था सुल्तान? तो 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। ठीक है, कतः प्रसिद्ध इसके कारण है। सुरसूती अच्छी किस्म के चावल के लिए होता था। अहिंदबाड़ है जो व्यापारियों का तीर्थ था, स्थल के रूप में जाना जाता है। सतगाव है जो रेशमी रजाइयों के लिए जाना जाता था उस समय सल्तनत काल में। आगरा है जो नील उत्पादन के लिए जाना जाता था। और बनारस है जो सोने, चांदी व जड़ी काम के लिए जाना जाता था बनारस को। कतः सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुत्तकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मुत्ताई कहा जाता है। कतः भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसका शुरुआत अलाउद्दीन ने किया था। ठीक है, मसाहत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कतः पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाले भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था सल्तनत काल में। यानी जिस तरह से आज गरमजरुआ जन्मभूमि है, उसी तरह से सल्तनत काल में है जो पूर्णतः केंद्र के पास जो रहता था नियंत्रण में, उसको खालसा भूमि कहलाता था। कतः अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। यानी जितने भी भूमि दान में दिए गए थे उस सभी को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कतः सल्तनत कालीन जो मुद्रा व्यवस्था थी वह चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित था। ठीक है, यानी सल्तनत काल में जो मुद्रा व्यवस्था है वह चांदी का टका और तांबे का दिरहम पर आधारित था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो सल्तनत काल का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन है? तो देवल था। तो यह आप लोग याद रखिएगा। तो सल्तनत कालीन जो हमारा सल्तनत काल है गाइज आज पूरी तरीका से समाप्त हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यह लूसेंट का है जो आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लास है। ठीक है, लाइव क्लास जल्दी ही होगी। तो आप सभी स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सकें। और आप लोगों का प्रतिदिन लाइव टेस्ट सीरीज है गाइज, वह चल रहा है 11 बजे से। एसपीडी का जीके जीएस का जो क्लास है वह चल रहा है 9 बजे से। तो आप लोग याद रखिएगा और सभी क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप लोगों को किसी विशेष टॉपिक के ऊपर है जो वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उस विशेष टॉपिक पर है जो आप लोगों को वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू गाइज, हमारे साथ जो अंत तक बने रहे।